दोस्तों हम अक्सर बात करते हैं हार्ट की ब्लॉकेज, है ना, आर्टरीज की ब्लॉकेज हो गई, बंदे को हार्ट अटैक हो गया। नॉर्मली वी टॉक वेरी यूजुअली वी टॉक अबाउट सच थिंग्स कि आर्टरीज में ब्लॉक हो गया, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उभर के सामने आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी कि क्या हमेशा हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज रहेगी? आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में है, क्या हार्ट के बाहर की आर्टरीज में ब्लॉकेज कभी नहीं होती? तो आज इसी सवाल के जवाब में आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कॉल इट, जो कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज रहती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आर्टरीज जो हार्ट के बाहर भी रहती हैं उनमें भी ब्लॉकेज हो सकती है, उनमें भी प्लाक फॉर्मेशन हो सकती है। दैट विल कॉल पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वी कॉल इट PAD। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी कह सकते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी कह सकते हैं। होता वही है, देयर इज़ अ प्लाक फॉर्मेशन। आर्टरीज, पेरिफेरल आर्टरीज जो हमारी रहती हैं बॉडी में, नॉर्मली जो बाजू की टांगों में रहती हैं ना, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का फिनोमेना वी ऑल नो, वो भी देखा गया है। प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं फैट्स या कोलेस्ट्रॉल या और सब्सटेंसेस वो एक ना प्लाक बना देते हैं। आर्टरीज की जो अंदर का हिस्सा है ना, वो जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो नैरो हो जाता है, उन्हें स्पेस और कम मिलती है, जिस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जहाँ वो सप्लाई कर रही है, उसमें दिक्कत आती है, डेफिशिएंसी रहती है। दिस वी कॉल पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। आइए इसकी ना पीछे की स्टोरी जान ले, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बेसिकली क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज बेसिकली दे आर हॉलो पाइप्स, वी ऑल नो, है ना। हॉलो पाइप्स हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड फ्लो होता है। अंदर ये एक स्मूथ लाइनिंग रहती है, सो दैट ब्लड का फ्लो जो स्टेडी रहे और अंदर कोई ब्लड क्लॉट ना बने। लेकिन किसी कारण से, आगे कारणों की बात करेंगे, अगर प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, व्हाट विल हैपन, वो प्लाक बन गया अंदर आर्टरी के अंदर कहीं ना कहीं, तो जो ब्लड सप्लाई रह रही है ना वो कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो, उसको द आर्टरी विल बिकम नैरो, ठीक है। लेकिन यहाँ और भी एक बात याद रखें, ये जो प्लाक रहता है ना, ये बाहर से हार्ड होता है, सख्त रहता है, अंदर से चाहे वो सॉफ्ट हो। तो जो आउटर सरफेस रहती है उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आने की संभावना भी हो जाती है। दे कैन बी टॉर्न, टीयर अप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, वो फट सकता है, जिस वजह से वहाँ क्या होगा, प्लेटलेट्स आ पहुँचेंगे। प्लेटलेट्स वहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, वो क्लॉट फॉर्म करेंगे। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, सिंपल आर्टरी थी, उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो गया, नैरो हो गई है। अब प्लाक के साथ वहाँ क्लॉट भी बन गया, जिस वजह से इट हैज़ बिकम नैरोअर, और नैरो हो गई है और सिंक उड़ गई है, जगह और कम हो गई है ब्लड के फ्लो के लिए। नाउ जिस टिश्यू को या जिस ऑर्गन को वहाँ से ब्लड सप्लाई हो रही थी, वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जो ब्लड के थ्रू जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। व्हाट विल हैपन, दैट पार्ट ऑफ द टिश्यू विल बी डैमेज्ड, और अगर लॉन्ग टर्म ऐसा रहा, वो कोई ना कोई हिस्सा जो है ना वो डेड हो जाएगा, वो टिश्यू, वो ऑर्गन डेड हो जाएगा, जिससे आपने शायद गैंग्रीन के नाम से सुना हो, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाती है। सो दीज आर द रेपरकशंस, आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज फ्रॉम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है। आइए इसके ना कुछ रिस्क फैक्टर्स समझें। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन लीड टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द वेरी फर्स्ट, अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर, a very prominent potent risk factor, that is smoking, धूम्रपान। in fact tobacco consumption, तंबाकू का सेवन किसी प्रकार का इतना हानिकारक है, शायद आप सोच नहीं सकते। आप समझे इस बात को, 400% ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है एक पेशेंट को जो कि धूम्रपान करता है या टोबैको कंज्यूम करता है, तंबाकू का सेवन करता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने की संभावना 400% बढ़ जाती है। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। सेकेंडली डायबिटीज़, अगर शुगर का पेशेंट है, दैट इज़ अगेन ए रिस्क फैक्टर। अगर फैमिली हिस्ट्री है, थर्ड इज़ अ फैमिली हिस्ट्री, परिवार में किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, हृदय का रोग है या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, आगे फिर संतानों में होने की संभावना ये बढ़ जाती है, PAD होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड इज़ हाइपरटेंशन, फोर्थ इज़ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में रखिए दोस्तों। दीज आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, इनको मैनेज करना बहुत ही अनिवार्य है, otherwise they are going to pose a very major risk that can lead to peripheral artery disease, ठीक है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर। एब्डोमेन के आसपास ना यहाँ मोटापा रहता है, मांस ज़्यादा लटकता है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज।
अच्छा, वैसे रिस्क फैक्टर में ना एज भी मैटर करती है। मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा रहती है, वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर माना जाएगा, वो भी रहता है। देन ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, किसी को क्लॉट्स अक्सर हो जाते हैं, ब्लड में बनते हैं, अगर किसी को ऐसी दिक्कत रह रही है, दैट कैन अगेन पोज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू पीएडी। ठीक है, किडनी डिजीज़ है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, दैट कैन अगेन लीड टू पीएडी। एंड फाइनली आई शुड नॉट फॉरगेट हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा रह रही है, कंटिन्यूसली रह रही है, दैट कैन अगेन बिकम ए रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँ, पीएडी एंड सीएडी में क्या रिलेशन है। सीएडी वी ऑल नो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ वीडियोस ऑन दैट, देख लीजिएगा। लेकिन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है, बेसिक फंडा वही है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, प्लाक फॉर्मेशन, दिस दे आर रिलेटेड। लेकिन आप इससे ना इंपॉर्टेंस समझें पीएडी के, इसको हल्के में ना लें, डोंट टेक इट लाइटली। अगर किसी बंदे को सिंपल पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, दैट कैन गेट चेंज टू सीएडी, यानी कि इट कैन लीड टू सीएडी ऑल्सो, और उसका चांसेस 6 से 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, राइट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में ये बदल सकता है, दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक, that can lead to stroke, that can lead to transient ischemic attack, यानी कि मिनी स्ट्रोक भी हो सकता है। सो इसको सीरियसली लीजिएगा। आइए लक्षणों की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। इसमें ना बहुत एक टिपिकल सिम्टम है, एक बिल्कुल बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह लें, जो कि पहचान है पीएडी की, दैट इज़ क्लॉडिकेशन। इसको क्लॉडिकेशन का नाम दिया जाता है। क्लॉडिकेशन माने जैसे बंदा कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है या चल रहा है, वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग, ठीक है, टू फॉर सम टाइम, उस वजह से क्या होगा, दर्द शुरू हो जाएगा पाँव में, टांगों में, द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, घुटनों के नीचे नीचे दर्द रहेगा, पेशेंट को मजबूरन बैठना पड़ता है, बैठने से उसको रेस्ट करने से आराम मिलता है, वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे, जब वो दोबारा एक्टिविटी रिज्यूम करेगा ना, वो दोबारा उभर के फिर आ जाएंगे। क्लॉडिकेशन वी कॉल इट। ऐसा क्यों रहता है, जो मसल्स है ना, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन है जिसके पीछे कारण, जिस वजह से थकान महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, ठीक है। क्लॉडिकेशन इज़ अ वेरी टिपिकल सिम्टम, माइंड इट, याद रखिए, टू आइडेंटिफाई पीएडी, ठीक है। अच्छा, दर्द का फैक्टर तो रहता है, पेन इज़ ऑलवेज देयर। पेन के साथ ना नंबनेस भी हो सकती है, सुनपन भी हो सकता है, स्पेशली द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अगेन ज़्यादा सिम्टम्स ना टांगों में, द लोअर नीचे के हिस्से में देखे गए हैं। द फीट एंड द टोज दे कैन गो नंब, सुन हो सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, उनमें सूजन आ सकती है किसी प्रकार की, स्टिंगिंग पेन हो सकते हैं, थ्रोबिंग पेन होता है, अल्सर तक फॉर्म हो सकते हैं। ऑल दीज आर सिम्टम्स रिलेटेड टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। अच्छा, फिर फैटीग का सिम्टम रहता है, थकान रहती है हर समय, जैसे ना पाँव थके थके रहते हैं, टांगें थकी रहती हैं, टायर्डनेस है, हैवीनेस है, भारीपन महसूस करता है, यू कैंट वॉक फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें ना स्किन पे ना कलर चेंज दिखता है, पर्पलिश सा, ब्लूइश सा, कहीं ना कहीं स्पॉट्स दिखेंगे आपको त्वचा पे, दे इंडिकेट समवेयर देयर इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी गोइंग ऑन, है ना। आइए कारणों की बात करें। कॉज, बेसिकली कॉज एक ही है, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी शुरू में मैंने बात की आपको, जो प्लाक बन जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ना होने दें, उसके लिए क्या है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। पीएडी को मैनेज कैसे करें, ट्रीटमेंट से पहले मैनेजमेंट याद रखें। जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, उन पे काम करें। द वेरी फर्स्ट रिस्क फैक्टर वाज टोबैको, स्मोकिंग, धूम्रपान, तंबाकू, क्विट करें, छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें। वी हैव सीन कितना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, सेकंड इज़ जो डिजीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, इन्हें मैनेज करें, नॉर्मल लेवल्स तक रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ मस्ट, वॉकिंग इज़ अ मस्ट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें। स्ट्रेस फैक्टर है, उसको कम रखें। कैसे करेंगे, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसे अपनाएं, उसे अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं, ठीक है। एंड फाइनली अपने पाँव का, स्किन का ख्याल रखें, टेक गुड केयर ऑफ दैम सो दैट इन्फेक्शंस ना हो, बार बार इन्फेक्शंस ना हो। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, जहां मदद करती हैं इन डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। याद रखें, द बेसिक पर्पस इज़ टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया, ये सिम्टम से हमें आज़ादी मिलेगी। आइए बात करते हैं द वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, एगैरिकस, एगैरिकस मस्कैरिस। एगैरिकस क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ, ब्लड सर्कुलेशन जहाँ स्लगिश है,
ब्लड सर्कुलेशन की यहाँ दिक्कत है, जिस वजह से ना आइसी कोल्ड रहते हैं लिम्स, द हैंड्स एंड द फीट दे गो नम्ब, सुन्न हो जाते हैं और बहुत ही ठंडे रहते हैं। कोल्ड की सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखती है पेशेंट में, इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। सो बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन अगर ये दिक्कतें रहती हैं, अगैरिकस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। 30C पोटेंसी से स्टार्ट करें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों कार्बो वेजिटेबल्स, कार्बो वेज। नाउ दिस इज़ अ मार्क्ड रेमेडी, बहुत ही इसके रोल इम्पॉर्टेंट रहता है इन केसेस ऑफ वीनस सर्कुलेशन, जहाँ वीनस सर्कुलेशन की दिक्कत है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन इन वेन्स की दिक्कत है, कार्बो वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, पेशेंट में ना फटीग का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जॉशन रहती है, थकान रहती है, ठीक है, नंबनेस रहेगी, पेन रहेगी लिम्स में, कार्बो वेज 30C कैन हेल्प अस। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है क्रेटिगस। क्रेटिगस हम भूल ही नहीं सकते हैं, रामबाण दवा, जहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस की बात चलेगी, जहाँ प्लाक फॉर्मेशन हो गया ना, क्रस्टेशियस कैल्केरियस डिपॉजिट्स की वजह से जहाँ प्लाक बन रहा है, उसको डिसॉल्व करने में मदद करती है। वी ऑल नो क्रेटिगस, वी ऑल नो बिफोर ऑल्सो, हार्ट के इतने वीडियोज़ हैं। क्रेटिगस क्यू फॉर्म याद रखें, मदर टिंक्चर फॉर्म में हम ले सकते हैं टू डिसॉल्व दोज प्लाक्स। अच्छा, चौथी महत्वपूर्ण दवा है कैल्केरिया कार्बोनिका, कैल्केरिया कार्ब, एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात की थी। अच्छा, यहाँ अगेन पुअर ब्लड सर्कुलेशन रहती है, कैल्केरिया कार्बोनिका कैन हेल्प अस। मार्क्ड ना जैसे कोल्डनेस रहती है लिम्स में, ठंडे रहते हैं लिम्स, वहाँ कैल्केरिया कार्ब कैन हेल्प अस। जो काफ्स है ना उसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, पिंडलियों में जैसे मरोड़ उठते हैं, रात को नंबनेस हो जाती है, सुन्नपन बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम देखा गया है। कैल्केरिया कार्ब अगेन 30C से स्टार्ट करें। एंड फाइनली लेट अस टॉक अबाउट पल्साटिला। पल्साटिला एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, वी ऑल नो, फॉर वेरिकोस वेन्स, जहाँ ब्लीडिंग भी देखी गई है, वेरिकोस ब्लीडिंग रहती है, अल्सर्स देखे गए हैं, हैवीनेस रहती है टांगों में, बहुत हैवी है, एंड वीकनेस रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, रेस्टलेस रहते हैं लेग्स। पल्साटिला अगेन बिगिन विद वेरी स्मॉल पोटेंसी, 30C से स्टार्ट करें। तो दोस्तों दवाएं और भी हैं, लेकिन आई ब्रिंग टू यू द टॉप 5 रेमेडीज़ लक्षणों के आधार पे। यू टॉक टू योर फिजिशियन, अपना केस दीजिए, दवाओं का चेंज किया जाएगा देर एंड देन, बट दीज आर द टॉप बेस्ट 5 रेमेडीज़ जो कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज का मकसद आपके सामने क्लियर है। द ऑब्जेक्टिव टुडेज वीडियो, मकसद यही था टू ब्रिंग टू यू थोड़े सिम्टम्स, थोड़ी नॉलेज अबाउट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपके मन में कोई सुझाव है, एनी रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, इट कैन बी टेकन अप इन अ सेपरेट वीडियो। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।